आज हम लोग जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको क्लियर करने वाले हैं। आप लोग जो है ना जितने भी वीडियो स्वाइप अप कर के जो है ना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा होगा कि किसी एक वीडियो पे रहकर जो है उसको क्लियर कर लो। आपको जो है ना बहुत बेनिफिट होगा, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद जो है आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं ये जो है ना क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग इधर उधर वीडियो को, ये वीडियो थोड़ा देख लिए, वो वीडियो थोड़ा देख लिए, ऐसे मत करो। ऐसे तुम्हारा ही जो है ना टाइम बर्बाद होगा। टाइम का अहमियत अब अभी बुझा नहीं रहा है और टाइम नज़दीक हो गया है पूरी तरह से एग्ज़ाम का, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, चुपचानी जो है ना आप बेफिक्र होकर जो है ना ये वीडियो को देखो। और जितने भी सीरीज़ है, मेरे वीडियो का सीरीज़ दिया हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर जो है क्लियर क्लियर कराए हैं हम, हर प्रकाशन का जो है ना गाइड को, तो आप उसको देखिए और देखने के बाद अगर अच्छा लगे अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दो दोस्तों में, ठीक। सबसे पहले आप देख लो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द अनटचेबल किसकी रचना है। तो जब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो कौन होगा उसका लेखक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होगा, है ना जी। चलो, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। चलो आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तब भीमराव अंबेडकर के। किसकी है? भीमराव अंबेडकर। क्योंकि देखो याद नहीं रहेगा ना, अब मान लीजिए कि ये किताब है तो हम आप भी बता देंगे, आप भी समझ आएंगे कि हाँ भीमराव अंबेडकर के बारे में है तो सारा भीमराव अंबेडकर के बारे में होगा। अगर ये थी एग्जाम में दे देगा, एग्जाम हॉल में दे देगा, तो कैसे करोगे? तो देखो, बाबा साहेब अंबेडकर जो थे ना बुद्ध को मानने वाले थे, तो बुद्धिज्म, देखो यहाँ पे बुद्धिज्म आ गया, तो बुद्ध को मानने वाले थे, तो यहाँ पे आपको बुद्धिज्म दिखेगा। तो इसको जो है ना बुद्धिज्म सीधे रिलेट करना बाबा साहेब अम्बेडकर से, तो यानी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। आगे देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक। इसको क्लियर करते चलो ध्यान में रखकर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? सुधराज, हु आर सुधराज मतलब सुधराज कौन है, यह किसकी रचना है? तब भीमराव अम्बेडकर जी का है, भीमराव अम्बेडकर जी का। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मतलब मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा जाता है? तब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि वही जो है ना पूरे मानव को जो है ना एक मुक्ति की तरह दिलवाए थे। जितने भी दलित परिवार थे, जो जितने भी दबके परिवार थे, वो जो है ना बड़े बड़े स्वामित्व के मालिक जो थे, उनके जो है कहे तो अंडर में रहते थे, लेकिन उन्होंने जो है ना संविधान की रचना करके जो बहुत अच्छी कार्य किए हैं। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने जो है ना अस्थाई सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि देखा जाए तो जनक के रूप में माना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जनक किसे कहा जाता है संविधान का, तो कहना भीमराव अम्बेडकर को। अगर कहे कि संविधान को लिखा किसने है, तो प्रेम बिहारी रायज़ादा। कौन? प्रेम बिहारी रायज़ादा। देखना संविधान के सब नीचे पन्ने में, सब पन्ने पर नीचे प्रेम बिहारी लिखा होगा। कभी लिखा होगा? प्रेम बिहारी लिखा होगा, यानी पूरा नाम क्या था? प्रेम बिहारी रायज़ादा। चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकता है जी? बेरोजगारी। कथी? बेरोजगारी। क्या होगा? बेरोजगारी। आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बेरोजगार रहोगे तो कन्फर्म है जाति प्रथा का भाव आप में आएगा ही। गरीबी तो हो नहीं सकता, अमीरी तो हो ही नहीं सकता, उद्योग धंधों में कमी ये होगा ही नहीं, तो यानी बेरोजगारी ही होगा। कच्ची होगा बेरोजगारी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, मुख्य पूछ रहा है जी यहाँ पे, तो मुख्य कारण है रुचि पर आधारित न होने के कारण। मतलब रुचि पर आधारित न होने के कारण जो है यह जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण। आगे देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके लेखक है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका है? तो भीमराव अम्बेडकर का है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है। 1 नंबर जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? मतलब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा हो, कची हो? भाईचारा हो, वो जो है ना आदर्श समाज हो सकता है। वो क्या हो सकता है? आदर्श समाज हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा जी है। प्रत्यक्ष कारण क्या हो सकता है? जाति प्रथा भी हो सकता है, अशिक्षा भी हो सकता है, जनसंख्या भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, लेकिन प्रमुख क्या होगा? तो जाति प्रथा। कची होगा? प्रमुख। प्रमुख क्या होगा? जाति प्रथा। आगे देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है?
देखो अंबेडकर जो थे उनके दृष्टि में अगर भाईचारा का जो है असली असली वास्तविक रूप अगर देखा जाए तो कैसा है, तो वह जो है ना दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, दूध और पानी का मिश्रण की तरह है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की भूमिका किसकी है, तो ये भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे। बात समझ में आ रहा है? हाँ चलो आगे देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सभ्य समाज अगर रहेगा तो उसकी क्या आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। देखो श्रम के आधार पर जातियों में बांटो, जो श्रम विभाजन जितना जैसा कार्य कर रहा है उसी के हिसाब से बांटो। जैसे होता है ना 4 गो जो है वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था ना, तो ये जो था ना अगर देखा जाए ये जो था ना श्रम के आधार पर विभाजित किया जाता था। लेकिन अभी अभी कैसा हो गया है, अभी हो गया है जिस जात में जो जन्म ले रहा है वही हो गया। ब्राह्मण जात में लिए तो ब्राह्मणे हो गया, राजपूत में लिए तो राजपूत। रे ससुरा तुम पढ़ा लिखा है लेना, तुम ब्राह्मण कैसे हो गया, तुम तलवारबाजी कर ही नहीं रहा है, तुम ससुरा राजपूत कैसे से हो गया रे हैं, तुम जो है ना कोई सेवा कर ही नहीं रहा है, तुम कहाँ से शूद्र हो गया, तुम व्यापार कर ही नहीं रहा है, तुम वैसे कहाँ से हो गया, ऐसा हो गया है। जन्मांतर के मतलब जो बिना मेहनत करे जो है ना हर चीज़ बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस प्रकार कार्य करे उसी के हिसाब से जो है ना क्या किया जाए, उसका जो है ना आदर सम्मान बंटवारा किया जाए। जैसे अभी का युग में देखा जाए तो अभी के युग में जो है ना कैसा किस प्रकार से जो है ना देखा जाता है। देखो असली अगर क्षत्रिय के रूप में माना जाए तो सैनिक को मान सकते हो आप। असली जो है ना ब्राह्मण के रूप में माना जो जाए तो ज्ञान देने वाले यानी टीचर को मान सकते हैं। असली जो है वैश्य के रूप में देखा जाए तो व्यापार को मान सकते हैं, व्यापारी लोग को। वैसे शूद्र के रूप में देखा जाए तो जो सेवा कर रहे हैं उसको मान सकते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे तो हम ब्राह्मण, हम राजपूत, हम वैश्य, हम शूद्र, हम यादव, ये सब में बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है ना भीमराव अम्बेडकर इसको जो है ना सबसे बड़ा बेकार माना था। समझ में आ रहा है? चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो 15 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। मतलब द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल शुरू में कहे हैं द अनटचेबल्स यू आर दे, उसके बाद हु आर सुधराज ये भी है, यानी सभी है, इनमें से कची है सभी है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों मानता है, तो मैंने सॉरी आधुनिक समय सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इसलिए मानता है कि कार्य की कुशलता है, कचिए कार्य की कुशलता है। बात समझ में आ रहा है? कार्य की कुशलता। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से संपादित किए, मतलब कौन ऐसा भाषण है उसे संपादित किए थे, उसका एक अंश है। मैंने कौन ऐसा भाषण दिए थे, कौन ऐसा बात बोले थे, सिर्फ उसमें से इसको काट के जो है ना लिखा गया है। बताओ कौन ऐसा जो है भाषण बोले थे। तो एनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही बोले थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। मतलब जब प्रथम जो है शिक्षा है 1 से 5वां पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद जो है ना अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मतलब हाई स्कूल का जैसे कॉलेज वगैरह ये सब का होता है, तो ये सब का शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। और वो जो है ना ब्राह्मण देखा जाए क्षत्रिय के द्वारा ही भेजा गया था न्यूयॉर्क में। बात समझ रहे हो? क्योंकि उतना जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर के पास उतना जो है ना पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं था। बात समझ रहे हो? आज के जो है ना छोटे मोटे जो है थोड़ा सा जो है ना लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोल देता है कोई चीज़। देखो एक भोजन को उठाना रहता है ना तो 5 अंगुली को लेना पड़ता है। बात समझ रहे हो? हाँ, भले छोटा बड़ा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रहता। तो उसी प्रकार भीमराव अम्बेडकर, अगर भीमराव अम्बेडकर सोच लेते कि नहीं हम जो है अपने दम पे हर चीज़ कर लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास हुआ है इनके साथ, ठीक है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है देखा जाए तो। देखो आप गंदे रहिएगा, आप राजपूते काहे नहीं है, चाहे आप ब्राह्मणे काहे नहीं है, आपसे लोग घृणा करना तय है, घृणा करेगा ही। आप गंदे रहिएगा तो घृणा करना तय है। बात समझ रहे? तो यही पहले के ज़माने में भी होता था। पहले के ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि आप गंदे से रहिएगा, पहनावा ओढ़ावा थोड़ा डिफ़िकल्ट दूसरे रखिएगा तो घृणा लोग करता था, और बड़का-बड़का लोग बेहुदवा सब वो सब और करना शुरू कर देता था। लेकिन ऐसा अब धीरे-धीरे सब में सुधार हो गया, क्योंकि हर घर से जो है ना शिक्षित अब लोग निकल रहा है। हर आदमी जो है ना गरीब हो चाहे धनिक हो, मिडिल क्लास हो, सब कोई पढ़ाना चाह रहा है अपने बच्चों को, यानी शिक्षित बनाना चाह रहा है, ठीक। तब ऐसा रह गया नहीं, अब फैशनेबल हो गया है। आजकल जो बड़े-बड़े आदमी नहीं पहन रहा है, वो छोटे-छोटे जो है कास्ट के लोग जो है क्या कर रहे हैं,
अपना जो है यूज कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है, कौन के हाथ में मोबाइल नहीं, सब धनिक हो गया है आजकल के युग में, सबका घर मकान का हो गया है। लेकिन है 10% 20% ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी झोपड़ी और फूस-फास में रहते हैं, ठीक। ये सब लेक्चर की बातें हम लोग जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ओके। ठीक, लेक्चर में जाके देखिए, बहुत ऐसे बातें जो है आपको बताए हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन के लाइफ में बहुत आगे जो है काम देगा। क्योंकि किताबी कीड़ा से बनने से अच्छा है कुछ जो है सामाजिक कीड़ा भी बन जाइए, ताकि अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर की चिंतन व रचनात्मकता। हाँ, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता तुर के नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस, बोलने में डिफिकल्ट लग रहा है ना। अंबेडकर की चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? प्रेरक व्यक्ति कौन है तो बताओ। बुद्ध तो थे नहीं, बुद्ध नहीं थे, बुद्ध भी थे, वो भी उनके राह पे भी चलते थे। कबीर तो एक नंबर पे है, ज्योतिबा फूले ये भी थे, यानी देखा जाए तो सभी थे। क्या थे? सभी थे। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पांति लिखा हुआ है, मतलब जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के किस भाषण में किया गया? बताओ किस भाषण में किया गया? तो 1936 के लाहौर अधिवेशन में जो है ना किया गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये जो है ना एक भाषण है, कची है भाषण है, कची है भाषण है, भाषण से तो लिया गया है, ये निबंध है, कची है निबंध, भाषण से लिया गया है, कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उससे लिया गया है, लेकिन ये निबंध है। ओके, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव। देखा था ललई सिंह यादव होकर कर दिला है। लोग कहले जाति प्रथा जाति वाति कुछ नहीं था, एक दूसरे से सब सपोर्ट में था, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है। चलो, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में था? दलित में हुआ था, महार जाति से आते थे। आगे कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? मतलब लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ गया? जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये आप लोग बताएंगे, ये जो है ना आप लोग कमेंट में बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि इतना हल्का जो है चीज़ आपको नहीं पता रहेगा, और उन्हीं के नाम के लास्ट वाला से है। चलो आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? बताओ 1916 की 20 की 18 की 14? पीएचडी की उपाधि कब किया था? तो 1916 में किया था। कब किया था? 1916। आगे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यह किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर का होगा। और किसका होगा? भीमराव अम्बेडकर का होगा। ठीक है, कास्ट का बुद्धिज्म ये सब जैसे बात आए समझ आना कि भीमराव अम्बेडकर का बात हो रहा है, खासकर हिंदी में। ठीक, आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? था भीमराव अम्बेडकर। ठीक, आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। कथी? जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक है, जाति प्रथा रहेगा तो कन्फर्म है कि आप पंडित है तो पंडिते रहिएगा, ठीक है, दूध दुहने वाला है तो दूध दुहने वाला रहिएगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहेगा। जाति प्रथा ऐसा चीज़ है, ठीक है, वो पेशा पर निर्धारित कर देता है। जैसा आप पेशा है, धोबी है, कपड़ा धो रहा है तो धोबी कहिएगा, नाई है बाल काट रहे हैं तो नाई कहिएगा, इस तरह से होता है। तो ये जाति प्रथा जो है ना बहुत बेकार चीज़ है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक, 30 नंबर देखो क्या कहता है। 30 नंबर कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, तो यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूक नायक क्या है? मतलब मूक मतलब कथी? मूक मतलब चुपचाप, नायक मतलब कथी? हीरो, मतलब चुपचाप वाला हीरो अगर देखा जाए कौन है तो वह पत्रिका है। कौन है? पत्रिका है। वो चुपचानी जो है ना हीरोबाजी दिखा देता है, साप्ताहिक पत्रिका। 32 नंबर देखो, 32 नंबर क्वेश्चन देखो,
32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ गया जी, हाँ, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, बता दो। अभी बताया है कब कहाँ, तो 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, महार जाति में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, देखो यहाँ दिया महू मध्य प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भीमराव अंबेडकर की पत्रिका का संपादन किया था बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक, आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किए थे, कितने खंडों में किए थे, 21 खंडों में किए थे। किसने, कितने खंडों में, 21 खंडों में। ये 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक समाज के कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है, किसे माना जाता है, बताओ किसे, किसे। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन ना, धन विभाजन तो होगा ही नहीं, जन विभाजन होगा ही, जाति विभाजन होगा ही नहीं, श्रम विभाजन। कौन, श्रम विभाजन। 39 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, बता दो। रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। माता जी का नाम आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट, देखते हैं आगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, मतलब किसका रूप लिया हुआ है, तो श्रमिक विभाजन की, भ्रातृत्व की, स्वतंत्रता, बताओ किसका, तो श्रमिक विभाजन। कथी, श्रमिक विभाजन। 41 नंबर क्वेश्चन देते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, किस पहलू से खतरनाक माना है, सती प्रथा की, दहेज प्रथा की, बाल विवाह या जाति प्रथा, बताओ किस प्रथा का माना है जी, जल्दी बताओ जल्दी फटाफट, किस प्रथा, जाति प्रथा। चलो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, देख ला बतवा लो कि ना है, तब बड़ौदा नरेश यानी क्षत्रिय, बड़ौदा नरेश, नरेश मतलब पति, बड़ौदा के नरेश यानी राजा, उसके जो है ना उसके जो है ना प्रोत्साहन पर जो है क्या किए गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क पढ़ने, हाई क्वालिटी के पढ़ाई पढ़ने, उच्चतम पढ़ाई पढ़ने। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है, कन्फर्म है हानिकारक। 44 सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो भाईचारा ही है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है, हम शुरू में बोले हैं भगवा, शुरू में बोले हैं, हई तो हले है। बुद्धिज्म का बात आ गया तो कन्फर्म है कि बुद्ध को मानते थे भीमराव अम्बेडकर, तो बुद्धिज्म होगा ही। यहाँ पे भी बुद्ध दिया है, ये भी होगा। अब देखो यहाँ पर जेनेसिस कथी दिखा है, एक मिनट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का बात वो बहुत करते थे, मतलब अपने जाति को बढ़ाने चाहते थे, देश को डेवलप विकसित करना चाहते थे, और साथ में बुद्ध आइए गया, तो यानी इनमें से कच्ची हो जाएगा, इनमें से सभी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 46 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था, ललई सिंह यादव, याद रखिएगा, शुरू में बताएं, ललई सिंह यादव के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन का, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो अम्बेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे देखिए, विडंबना का अर्थ क्या है, तो उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है, उपहास, मतलब उसके बारे में जो है ना बढ़ा चढ़ा के अपने बातों को बोलना, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, विडंबना कसना। बात समझ रहे हो, माने कोनो टॉपिक ले लेना, उस पर विडंबना, बड़ी बड़ी बातें कसना कि फलाना ऐसे देखो हई हो जाई, हई हो जाई, हो जाई, न कसता है विडंबना, वही। अब देखो आगे, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में, जिसमें समाज को देखा जाता है, सरकार के द्वारा समाज को देखा जाता है। अभी हमारा देश में कौन सा व्यवस्था है, तो अभी हमारा देश में मिश्रित व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी है, यानी कहे तो मिश्रित व्यवस्था। चीन में कथी है, तो चीन में समाजवादी व्यवस्था है, देखो कितना वो डेवलप्ड है। ठीक, अमेरिका इस समय कहाँ कौन व्यवस्था है, तो पूंजीवादी व्यवस्था है। 1 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं कि जो सेन साहब थे, सेन साहब के जो मोटर कार था उसका जो कलर क्या था, इसको जो है कमेंट में आप जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के कहानी संग्रह से लिया गया, किस संग्रह से लिया गया है बताइए। तो 2 नंबर का जो है ना ये हो जाएगा आपका 20 के दांत तथा अन्य कहानी से, 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। ठीक, 3 नंबर देखिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित, मैं आपके बातों से वाकिफ हूँ, मतलब परिचित हूँ। चलो, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, कब बने थे जी, ये 1959 में ना बने थे,
1959 में, सन 1959 में बने थे। बात समझ रहे हो। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं द्वारा हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा के कविता के द्वारा हुआ था। ठीक, आगे देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका हो जाएगा ना मनोवैज्ञानिकता, कची मनोवैज्ञानिकता। आगे क्वेश्चन देखो 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों के उजागर करता है? तो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करता है। ठीक, आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का है। कौन भाषा का है जी? बांग्ला भाषा। 9 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। पाँचों का नाम तक लिखिए तो फटाफट आप पाँचों का नाम कमेंट में लिखिए। था देखते हैं किनका जो है, लाइन बाई लाइन लिखना है, इन्हें उन्हें ना, लाइन बाई लाइन। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? याद रखो, सोफर मतलब क्या? ड्राइवर। सोफर माने क्या? ड्राइवर। याद रहेगा ना, सोफर माने का जी ड्राइवर। आगे देखो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? किस कहानी के पात्र ने कही है? तो ये जो है ना सेन साहब की कहानी जो था ना, सेन साहब की कहानी के पात्र कही गई। नलिन विलोचन शर्मा जी का जो है ना मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मदन अक्सर किनके हाथों से पिटता था? मदन जो था वो केकरा से जो है ना सबसे ज़्यादा पिटाई खाता था? बताओ, पिता से कि खोखा से? किससे खाता था जी? पिताजी से। चलो 14 नंबर, पिताजी या खोखा? हाँ, पिताजी से। किससे? पिताजी से। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। मदन के पिता थे कौन? गिरधर लाल। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, सेन साहब की 5 बेटियां कैसी थी? तो सुशील थी। क्या थी? सुशील थी, बहुत सुशील थी। सेन साहब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था, बिजनेसमैन और इंजीनियर। तब वो छेड़छाड़ करता था जो है ना चाका को, तो ये इंजीनियर बनेगा सुर के नाती। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहता था बिजनेसमैन इंजीनियर, तो हो ही गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल था। कथी था? 5 से 6 साल था। 19 नंबर को, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीर होना चाहता था? शामिल होना चाहता था, यहाँ होना चाहिए। तो लट्टू के खेल में। कची? लट्टू के खेल में। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 4। कितना तोड़े थे? 4? नहीं 4 नहीं, 2 दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। 4 तोड़ेगा तो खाएगा कहाँ से? 2 दांत तोड़े थे, 10 से दांत, 10 से 2। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। 23 नंबर देखो, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था जी? गिरधर का ना था, गिरधर का। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। 24 का देखो, 24 कच कह रहा है, 20 के दांत कौन सी 20 की दांत कैसी विद्या है? तो कैसी विद्या है जी? कहानी है। कैसी है? कहानी है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। 26 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को, सितंबर में मृत्यु हुआ था। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? तब बंदरगाह पटना में, तब न प्रोफेसर बने थे वहाँ का। चलो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा जी का पिताजी का क्या नाम है जी? पंडित रामावतार शर्मा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखो,
29 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिकोण की रचना किसने किया था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने किया था। कौन किया था? नलिन बिलोचन शर्मा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, लड़कियां क्या है? कठपुतली है, इसे किस बात पर गर्व है? सॉरी, लड़कियां क्या है? कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां जो है एक कठपुतली है, इस बात को लेकर जो है ना कौन गर्वान्वित महसूस करता था? तब माता पिता। कसी माता पिता, माता पिता को, हाँ माता पिता को गर्वान्वित महसूस होता था। 32 नंबर देखो, मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से। चलो, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? यही ना था रे, खोखवा। कहाँ गया खोखा? खोखा, खोखी तो था नहीं, खोखा था सबसे ज़्यादा आंखों का तारा था। ठीक, आगे देखो 34 नंबर का देखो, 34 नंबर, खोखा किसके दांत तोड़ा? मदन के दोस्त के कि मदन के? बोलो तो किसका तोड़ा था जी? बोलो ना, किसका तोड़ा था? मदन के कि सॉरी, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने कि मदन के दोस्त ने? बोलो 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 बेहुदा। मदन ने। किसने? मदन। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। महल और झोपड़ी वालों की राय में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो इस पाठ की पंक्ति कहाँ से ली गया? तब 20 के दांत से लिया गया। ठीक है, चलो देख लो, यहाँ दिया है सीमा रजनी आलो सुफाली आरती। ये जो है ना आपको कमेंट में करने को बोले हैं लाइन से। ठीक है, दिया भी है। ये जो है पांचों किसकी बहनें थी? कहाँ गए रे? खोखवा, खोखवा की बहन थी। कहाँ, किसकी बहन थी? खोखा की। 37 देखिए, मैं तो खोखा इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? सेन साहब का था। किसका था? सेन साहब का था। 38 नंबर क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तब डांट खाना, फटकार खाना कि दुत्कार खाना? तब मार खाना जो है ना आम बात था। 39 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तब खोखा के अनुसार। 40 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के मित्र कौन था? तो शिक्षक था। कौन था? सेन साहब के मित्र शिक्षक था? नो, पत्रकार था। ये नु आके जो है बहस किया था, पत्रकार। चलो 41 नंबर क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन? हंस की बतख? बोलो, हंस ललक गया कि बतख ललक गया? हंस। कौन ललक गया? सेन साहब की मोटर कार थी, माने सेन साहब की जो मोटर कार थी कैसा थी? स्ट्रीमल ईड या इंडिका स्ट्रीमल या मारुति 800 या डिजाइनर मोटर कार? कैसी थी जी? तो ये स्ट्रीमल ईड थी। चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब ने सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। किसको? गिरधर लाल को। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके मोटर कार चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब। किसकी? सेन साहब से पुत्रियों से खतरा था, तो खोखा से। 45 नंबर देखते हैं, गिरधर लाल किसके वर्ग के प्रतिनिधि था? निम्न वर्ग। आगे, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। नवीनतम। कची? नवीनतम। चलो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी हुई है? तो ये जो है ना लैटिन कवि वर्जिल पर जो है ना अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा है। कौन लिखा है? टेनिसन। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कर रहा है, टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। मैक्स मुलर का जन्म किस आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो हेस्से। कची? हेस्से। हेस्से या डेसाऊ? एक मिनट, डेसाऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ। ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ना ब्राह्मण और वैदिक धर्म की है। किसकी है? भारत जो है ब्राह्मण और वैदिक धर्म की है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में
किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। कौन भाषा में किया था जी? जर्मन भाषा में किया था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो गांधी ने कहा है। किसने ने कहा? गांधी ने कहा। गांधी ने गांधी नहीं किया है, स्वामी विवेकानंद ने किया। किसने? स्वामी विवेकानंद। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? तब मैक्स मुलर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मुलर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान किया था? तो मैक्स मुलर किया था। ठीक है, नाइट की उपाधि महात्मा गांधी को भी रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला हुआ था। आप जो है भारतीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? तो जर्मन भाषा में किया है। किस भाषा में? जर्मन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का? संस्कृत। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर कर रहा है, यूनान और एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य बहुत ही विशाल है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का जो है संबंध किससे है? ये क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग जानते होंगे। चलिए इसका कमेंट में जल्दी फटाफट जो है जल्दी आप जो है ना आंसर दीजिएगा, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन तो है 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये जो है ना वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में है। और तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है जी? तो मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तब मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान। वारेन हैंगिस्टन था। तो वारेन हैंगिस्टन कौन था जी? एक मिनट, यहाँ ना है, गवर्नर था। कौन था? गवर्नर। दारिस क्या है? दारिस एक सोने का सिक्का था। कभी था? सोने का सिक्का था। दारिस क्या था? सोने का सिक्का था। प्लेटो का संबंध किससे है? तो यूनान से है। प्लेटो जो है ना यूनान वासी था। शाहनामा के क्या बोलते हैं, शाहनामा का जो है ना रचना किस काल में हुई थी? तो 10वीं से 11वीं सदी के बीच हुआ था। मुंडा किस देश का जो है ना जाति है? तो भारत का है। किस जाति का है? भारत का। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है जी? इंग्लिश। किस रूप में? इंग्लिश। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? कब किया था? बोलो। 1783 में। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो नए सिकंदर का जो है ना विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है ना भारत के वीरों के लिए भी होता है, यूरोप के लिए भी होता है, और वीरों के लिए भी होता है, और युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए भी होता है। उपयुक्त सभी मारो, कच्ची हो जाएगा। उपयुक्त सभी की, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इसका पूरा देखो, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर का बात हो रहा है। नए सिकंदर का विशेषण किसके प्रयुक्त हुआ? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ध्यान रखो, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? बोलो, हरकस क्या था जी? तो वनस्पति विज्ञान के क्या था? आगे देखो हरकस जो है क्या था? तो वनस्पति वैज्ञानिक था। ठीक। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदांतियों का वेदांती जो है ना मैक्स मुलर को कहा है, स्वामी विवेकानंद। आगे देखो, समुद्रगुप्त ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय, समुद्रगुप्त कर रहे हैं मैक्स मुलर ना, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था।
किस वर्ष की उम्र में किया था? तो 18 वर्ष। आगे देखो, पारसियों के धर्म का क्या नाम था? पारसियों का धर्म का नाम जो था ना, जरथुस्त्र था। कथी था? जरथुस्त्र। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में। जर्मनी के डेसाउ में। कहाँ? जर्मनी के डेसाउ में। आगे देखो क्वेश्चन 30 नंबर क्या बोलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर के पिता के नाम कथी था? विल्हेम मुलर। कथी था? विल्हेम मुलर। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था, जैसे नालंदा, तक्षशिला, तो इसमें नालंदा बिहार में पड़ता है और ये तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ना स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत तो सबको पता है। संस्कृत जो है क्या है? प्राचीनतम भाषा है, देवों की भाषा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मुलर का जो है ना मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो गया? तो नीति कथा। कची? नीति कथा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दारिस नामक सोने के सिक्के भरा हुआ घड़ा किसको मिला था? तो वारेन हेंगिस्टन को मिला था, जो यहाँ का गवर्नर जनरल था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत जो था उसका जो है ना जर्मन में अनुवाद किया था तो मैक्स मुलर ही किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? ग्रामीण। प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। महान दार्शनिक थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के कालिदास की पुस्तक किस जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया है? तो मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। कालिदास का है मेघदूत, इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक है? तमिल। कौन? तमिल। आगे 44 देखते हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। कैसे कहते हैं? माइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 45 नंबर देखिए। 45 नंबर कह रहा है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश का नाम बताया था? भारत का। कथी? भारत का बताया। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंतव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य। गंतव्य का अर्थ होता है जानने योग्य। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर किस भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखी थी? मैक्स मुलर जो थे वो कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर एक जो है ना कविता को लिखे थे? तो ये जो है ना लैटिन भाषा में ही निपुण होकर कविता को लिखे थे। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। किसको माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग अगले चौथे चैप्टर को जो है ना हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को जो है ना शेयर आप लोग फटाफट कर दीजिए, ठीक, ताकि अन्य लोगों को भी जो है ना इसकी जो है ना बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो बच्चों कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो सब है, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ओके, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो है ना रिवीजन कराएंगे, तो रिवीजन करिए आप लोग इत्मीनान से। हम जो है ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है ना क्या करें। इसमें तो आपको याद ही होगा, बहुत सारा याद ही होगा। आप लोग रिवीजन के साथ साथ आप लोग जो है आंसर बताते चलिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सही मार रहे हैं। ओके, चलो
तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर में पहला क्वेश्चन कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो नाखूनों का बढ़ना बाबू लोग पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का क्या है, प्रमाण है। पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। आगे पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो इसमें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा ना जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं बताओ, ये जो है कौन शीर्षक है, कहानी है कि ललित निबंध है कि नाटक है कि एकांकी है। तो देखो ये जो है ना बाबू लोग ये ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, चलो गौर देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो गौर देश के लोग जो है ना क्या पसंद करते हैं, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े नख, नख मतलब नाखून ही बात कर रहा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना जो है ना पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। ठीक, पार्श्विक और संघर्ष। ठीक, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। दयनीय जीव किसको कहा गया, अल्पज्ञ पिता को। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ बाबू लोग प्राचीन मानव है। प्राचीन मानव ओके कि आधुनिक मानव, प्रयत्न करा, प्रयत्न मानव यानी प्राचीन मानव का ही बात चल रहा है। चलो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो है ना किस पुस्तक में मिलता है। तो ये जो है ना कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है, कामसूत्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो लखनऊ के बीवी से की थी, लखनऊ के बीवी विद्यालय से की थी। ठीक, आगे चलो कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है। तब नाखे से होगा जी, नख से। नख माने नाखून, नख माने कथी, नाखून। ओके, चलो आगे देखते हैं अलकत का अर्थ क्या है। तो अलकत का जो है अर्थ है आलता। कथी, आलता। अलकत का अर्थ क्या है, आलता। जो पेंटिंग करता है जो नाखून पर, वही। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो इनको जो है ना आलोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था, आलोक पर्व पर। चलो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो नाखून था, नाखून ना था जी। प्राचीन जो माने पुराने जो लोग थे उनका नाखून ना अस्त्र था। नाखून बढ़ना विकास परिणाम है। तो नाखून बढ़ना विकास परिणाम किसका है, मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। देखो तो कितना अच्छा बात बोले हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। सॉरी कालिदास कहा है। किसने कहा है, कालिदास कहा है। आगे नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो ये जो है ना बाबू लोग एटम बम पर भरोसा कर रहा है। नखधर आदमी जो पहले नाखून से जो है अपना रक्षा कर लेता था, जो आज जो है नाखून को नहीं, एटम बम से जो है अपना रक्षा कर रहा है। आगे मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख का सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। तो गौतम बुद्ध का। किसका है बाबू लोग बताओ, गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, डी नंबर हो जाएगा। आगे आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है। तो कहानी में नहीं है, आलोचना बहुत की है, उपन्यास है, निबंध है, ललित निबंध ही खुद है। चलो कौन रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इनमें कौन ऐसा रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो इसमें जो है ना अशोक के फूल इत है, माटी के मूरत ई नहीं है, वान भट्ट की आत्मकथा ये भी है, हिंदी साहित्य
का आदि का लिपि है, यानी माटी का मूर्त नहीं है। चलो आगे देखते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी जो है ना नाखून को ही बोले हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वात्सल्य की रचना है। कामसूत्र वात्सल्य की रचना है। इसी कामसूत्र में जो है ना बाबू लोग पता चला था कि नाखून प्राचीन समय में एक रक्षा का काम करा जाता था। ठीक। सिकथक का अर्थ क्या होता है? तो सिकथक का अर्थ होता है मोम। सिकथक का क्या अर्थ होता है? मोम। महाभारत क्या है? तब महाभारत क्या है जी? महाभारत, अब देखो यहाँ पे डाउट होगा कि महाभारत एथी वाला कह रहा है कि इनका लिखा हुआ बात को कह रहा है। तो यहाँ पे महाभारत और जो भीष्म वाला हुआ है वो वाला ना, लेखन का बात हो रहा है। लेखन का बात हो रहा है ना। महाभारत तो इनका है नहीं कोई किताब। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का महाभारत नहीं है। महाभारत एक पुराण है। महाभारत पुराण, गीता पुराण, ये सब है ना। तो महाभारत क्या है? एक पुराण है। ठीक है। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो ये है नाखून क्यों बढ़ता है। ललित निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ता है ना। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, लेखक की पंक्ति है। तो ये जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, माने सब समय अच्छा ही नहीं होता है पुराने का मोह। ठीक है, यानी नया का भी मोह रखना चाहिए आदमी को। ठीक। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो ये लोग जो है ना छोटे छोटे नाखून रखते थे। कैसा? दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो वज्र बना था ना, इंद्र के वज्र। इंद्र के क्या बना था? वज्र। एक मिनट, चलो, दधीची के हड्डी से कभी बना था? इंद्र के वज्र। आलोक पर्व शीर्षक की निबंध में किसकी संग्रह है? तो हजारी प्रसाद है। किसकी है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 31 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। ठीक। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म छपरा तो नहीं था, उत्तर प्रदेश में था, बलिया उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदर। मनुष्य का बंदरिया, सॉरी बंदरिया जो है ना मनुष्य का आदर्श। देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है? इंद्र का। देवताओं का राजा किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। नख नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का? तो दोनों का हो सकता है ना। कि पशुता का? किसका है जी? पशुता का। मानवता का नहीं है ना, पशुता का। पशु नु नाखून नहीं काटता है, मानव तो काटता है। पृथ्वीराज रासव किनका संपादन किए थे? तो ये जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण सम्मानित कब किया गया था? तो ये जो है ना 1957 में किया गया था। अशोक के फूल ये किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलो, ये आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखो। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किनके जीवंत का प्रतीक है? माने मनुष्यता का प्रतीक है कि पशुता का ना उस समय था। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत के लिए प्रतीक है? तो ये जो है ना पाश्विक वृत्ति का, पाश्वी वृत्ति मतलब पशु का वृत्ति। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979। सहजता वृत्ति कैसे किसे कहते हैं? सहजता वृत्ति किसे कहते हैं? छोटी लड़की इसका थोड़ा पूछा जा रहा है। सहजता वृत्ति किससे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी लड़की ने उसके पूछा था। कौन पूछा था? छोटी
लड़की ने पूछा था। ठीक है ना जी। चलो आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी अगर चीज कोई माना है तो उसे प्रेम को माना है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना प्रदेश करते था? आंग देश के लोग या गौड़ देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग, गौड़ देश के लोग जी, मैंने घोड़ा लोग। चलो वही कल्चर जो है हमारे भारत में भी आ गया, सब चुड़ैल जैसा सब नाखून रखती है। चलो 45 नंबर, पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति शीर्षक किस पाठ से है? था नाखून। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। अनाम दास का पोथा का उपन्यास किस लेखक ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना जी। 47, नाखून को जिलाए जा रहे हैं। नाखून को क्या किया जा रहा है? नाखून को जिलाए जा रहा है, तो ये जो है जिलाए जा रहा है, जिलाए जा रहा है तो प्रकृति। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा में रचना की गई है? तो ये जो है बाबू लोग उपन्यासकार में है। कथी उपन्यास? असुरों के पास नहीं थी, असुरों के पास क्या नहीं था? तो लोहे का शस्त्र। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? कालिदास की ललित योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ये आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? मनुष्य की मनुष्यता। चलो आगे देखो, गौतम बुद्ध ने, ये हो गया। नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? एटम बम लेकर आगे की ओर चल रहा है, अपना रक्षा कर रहा है। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? किसको नहीं बढ़ने देगा? नाखून को बढ़ने देगा? कभी नहीं बढ़ने देना है। चलो चलो तो इसका जो है आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक। किसका जवाब देना है आप लोग को? 51 नंबर का जवाब देखते हैं किसका सही होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब लोग देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो ये जो है ना, हिंदी को हम लोग देवनागरी भाषा में लिखते हैं। ओके। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो ये जो है ना, नागर शैली कहते हैं। कहते हैं नागर शैली। टकसाल शब्द का अर्थ है, तो टकसाल शब्द का अर्थ है जहाँ सीखे ढलते हैं। ओके। आगे क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित था? तो ये बाबू लोग जो है ना, अकबर ने चलाया था। कौन चलाया था? अकबर ने, अकबर बादशाह ने चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका नाम जो था ना, देव था। क्या था? इसका नाम देव था। काशी क्या है? तो काशी जो है ना, एक देवनगरी है, देवों का नगरी है काशी। आगे, कर्नाटक प्रदेश में श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। किसका है? जैनों का। उसके बाद देखो कह रहा है, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने धारा नगरी के कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था? तो ये जो था ना बाबू लोग, ये परमार शासक भोज था। कौन था? परमार शासक भोज था। मराठी, नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? तो मराठी और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि जो है ना, ये देवनागरी ही है। कची है? देवनागरी ही है। आगे देखते हैं, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो ये जो है ना, मराठी भाषा में की थी। कौन भाषा में? मराठी। मूले ने, यानी गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो इन्होंने वर्धा में की थी। कहाँ की थी? वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी का ही एक भाग है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। उसके बाद देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भाषा लिखा है, ये कौन भाषा में लिखा हुआ है? तो मराठी भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में? मराठी। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है। बांग्ला
लिपि में प्राचीन नागरी लिपि कौन है? माने बांग्ला भाषा में इसमें कौन ऐसा जो है ना लिपि है? तो ये हो जाएगा बोहन। बोहन जो है बांग्ला भाषा का प्राचीन लिपि है। आगे, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य किस शब्द के लिपि में लिखा गया था? तो ये जो है ना नागरी लिपि में लिखा गया था। पहल किन राजाओं ने लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया? तो ये जो है ना विजयनगर के राजाओं के द्वारा, ठीक। टकसाल का संबंध है, तो टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। चलो, श्रवणबेला स्थान का संबंध किससे है? तो श्रवणबेला स्थान जैनों से ना है जी, जैनों से है। किससे है? जैनों से। नागरी लिपि का शीर्षक निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ की पुस्तक से लिया गया है, अक्षर ज्ञान से लिया गया ना। कहाँ से लिया गया है? अक्षर ज्ञान या भारतीय लिपि की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक। आगे, मराठी भाषा में आगे दे रहा है, मराठी भाषा में क्या बोलते हैं, एक मिनट। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है ना ये देवनागरी ही है। कैसी है? देवनागरी ही है। आगे, सिद्धम क्या है? सिद्धम जो है ना, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार का ही लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार का लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, मथुरा, काशी, उज्जैन। तो इसमें जो है ना काशी को दिया गया है देवनागरी के। देवों का नगरी काशी को कहा जाता है। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है ना अल्बेरोनी ने कहा था। किसने कहा था? अल्बेरोनी। अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष जो था ना प्रख्यात राष्ट्रकूट था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसारित किस भाषा में है? तो मिहिर भोज का ग्वालियर जो है ना किस भाषा में प्रसारित है? तो संस्कृत भाषा में ही। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है ना इंदौर के पास में है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास में। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लाखों लिपियों को क्या कहा? तो नंदी नागरी कहा। कभी कहा? नंदी नागरी। चलो आगे देखो, हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। चलो आगे विजयनगर के राजाओं को लेख और लिपि का नाम दिया गया अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ये जो है ना नंदी नागरी लिपि में है। नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी? तो ये जो है ना 8वीं से 11वीं सदी के बीच जो था सर्वदेशिक लिपि। आगे देखो, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो दक्षिण भारत का जो नागरी लिपि था ना उसको हम लोग सिद्धम के रूप में मानते थे, ठीक है। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये तुम लोग खुद बताएगा, ये क्योंकि पढ़ा होगा, याद होगा। हाँ जी, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था ये तुम लोग खुद बताएगा, ठीक है। चलो गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था ये बता देते हैं। गुणाकर मूल्य का बाबू लोग जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाला था? तो परमार शासक भोज जो है धारा नगरी के रहने वाला था। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणाकर मूल्य के विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणाकर मूल्य जो थे ना 2500 से अधिक निबंध लिखे थे, ठीक। भारतीय लिपियों की कहानी किन प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर, ठीक, गुणाकर मूल्य, ठीक। ये नंबर। इस्लामी शासक के आरंभ काल क्या है? मैंने जो इस्लामी शासक आया था अरब तो ये सब मुगल वंश वगैरह ये सब इस्लामी शासक ना है। इस सब का जो है ना आरंभ कब हुआ था? तो इस सब का आरंभ 12वीं सदी से शुरू हो गया था, ठीक। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य का मृत्यु जो है ना 2009 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नागरी लिपि का आरंभिक लेख को कहाँ से लिखते हैं? माने नागरी लिपि के आरंभिक लेख हम कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो है ना आरंभिक लेख अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत से देखने को मिलता है। कहाँ से? दक्षिण भारत से देखने को मिलता है। बेतमा दान पत्र किस समय
कहा है? तो बेतवा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। चलो, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखन कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत के नागरी लिपि जो ना 8वीं से मिलने लगते हैं। ठीक, निबंध के लेखक कौन है? तब गुणाकर मूल्य। उसके बाद देखो, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, ये किधर का भाषा है? तो ये जो भाषा है ना दक्षिण भारत की है। कहाँ का है? चलो चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत में की गई है। रचना संस्कृत में। अच्छा, रामायण का जो है लेखक कौन है, माने रचयिता कौन है? इसको जो है आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। चलो, नागरी लिपि शीर्षक साहित्य कौन सी विधा है? कौन सा विधा है? निबंध होगा ना जी, बोलो, निबंध होगा। चलो, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है जी? तो ये जो है ना नंदी नागरी में कहलाता है, नंदी नागरी कथी? 10वीं 11वीं सदी में किसकी रचना भारत यूरोप के बीच व्यापार का संबंध के बारे में बताया था? तो ये जो है ना पद्मावत के बारे में बताया। उसके बाद दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा है सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये जो है ना तमिल भाषा प्राचीन है। सरहपाद की कृति किसकी है? सरहपाद की कृति किसकी है? तो ये दोहा कोश का है। ठीक है, किसका है? दोहा कोश का है। ठीक, तो बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो ये पता होगा आप लोगों की परंपरा का मूल्यांकन किनका जो है रचना है? तो ये रामविलास शर्मा का है ना जी। किसका है? रामविलास शर्मा। तो इस चैप्टर में कौन आएगा? रामविलास शर्मा आएगा ना जी। तो रामविलास शर्मा मार दीजिए। ओके, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसमें कौन थे? तो रामविलास शर्मा जी थे। कौन थे? रामविलास शर्मा जी थे। ठीक, आगे देखो, कौन मनुष्य संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो संपूर्ण जीवन से संबंध अगर कोई है तो वो है साहित्य है। क्या है? साहित्य। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है, चाहे मानती हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है ना हम लोग भौतिकवाद कहेंगे। कच्ची कहेंगे? भौतिकवाद कहेंगे। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। शैली और वायरन कहाँ के थे? तो शैली और वायरन यूनान के थे। राजशाही में थी तो जारशाही में थी तो सोवियत रूस था, यानी रूस के शासक को ही क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में। 10th क्लास के हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा बोल्शेविक क्रांति उसमें। ठीक, चलो आगे देखो, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है? तो व्यास यानी महर्षि वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि। तो वेद व्यास ने किसका गीता का रचना किया था, है ना जी, गीता का ना किया था। महर्षि वेद व्यास भगवत गीता, भागवत गीता। और ये वाल्मीकि जी का किए थे? वाल्मीकि रामायण। ठीक, तो यानी ये नंबर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलो, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये जो है ना रामविलास शर्मा की पुस्तक है। किसकी है? रामविलास। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ओके, चलो, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील में रहे? तो 1949 से 1953 तक रहे थे होंगे। आगे, साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है? तो ये जो होता है साहित्य के सापेक्ष का बात कर रहा है। तो साहित्य के सापेक्ष में अगर कोई होता है तो स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। एथेंस किस महादेश से है? तो यूरोपीय महादेश से है। वायरन किस भाषा के कवि थे? तो ये जो है ना अंग्रेजी भाषा के थे। ओके, निराला के साहित्य में साधना की कृति है। तो ये जो है ना रामविलास शर्मा का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जो है ना परंपरा के मूल्यांकन से है। किससे है? परंपरा के मूल्यांकन से। चलो, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य को अधम साहित्य कहते हैं? अधम साहित्य। आगे देखो, रफाल लियोनार्दो द विंडी ऑफ एंजल्स किसकी देन है?
तो ये जो है ना इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की देन है। ओके, आगे शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर नाटककार थे। क्या थे? शेक्सपियर का थे जी, नाटककार थे। चलो निराला के साहित्य कितने खंडों में थे? तो 3 खंडों में थे। कितने खंडों में? 3 खंडों में प्रकाशित था। ओके, चलो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को ऊंचगांव में, ऊंचगांव सैनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऊंचगांव सैनी में हुआ था। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास। जारशाही रूप से सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो टॉल्स्टॉय थे। कौन थे? टॉल्स्टॉय थे। ओके, आगे देखो, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता के अपेक्ष किस सभ्यता, एक मिनट रुक जाओ, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता के अपेक्ष किस सभ्यता का अधिक प्रगति कहा गया है? तो पूंजीवादी सभ्यता को कहा गया। किसको? पूंजीवादी। लैटिन कवि कौन थे? तो देखो लैटिन कवि कौन थे? लैटिन मतलब क्या थे? रोमन वाला, यानी रोमन कवि कौन थे? तो रोमन कवि बच्चों, रोमन कवि वर्जिल था। कौन था? वर्जिल था। चलो 28 नंबर देखते हैं। 29 नंबर नहीं, 28 नंबर नहीं ना। चलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है तार सप्तक में कितने कवियों की तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं है? तो 7 कवि। सप्तक है तो 7, सप्तक है तो 7। ठीक, 29 नंबर देखो, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तो 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में किया था। चलो रामविलास शर्मा को किस, एक मिनट, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था जी? ये आपका जो है ना निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। ठीक, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है बताओ, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो द्वंद्वात्मक से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। ठीक, चलो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था, है ना जी। जन्म कहाँ हुआ था? ऊंचगांव सैनी में। चलो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किसे? समाजवादी व्यवस्था। परंपरा का मूल्यांकन में किनके ज्ञान आवश्यक है? तो लकीर के फकीर है उसका ज्ञान तो होगा नहीं। जो उपयोगी साहित्य का रचना करे इसका भी नहीं होगा। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे ये हो जाएगा। जो साहित्य की रचना ना करे ये नहीं होगा। तो यानी आपका जो है 35 का सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्षमता के विकास के आधार पर व्यवस्था का संभव है। तो समाजवादी व्यवस्था से जो है ना राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास हो सकता है। ठीक, चलो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो ऊंचगांव सैनी। ठीक, ऊंचगांव सैनी। चलो भौतिकवाद का अर्थ साम्यवाद से नहीं है, किस संबंध में किस निबंध के पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन का है। ओके, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो निबंध है। कथी है? निबंध है। ओके, एक मिनट रुक जाओ, चलो आ जाओ। कची है जी? निबंध है। कहाँ गया? निबंध। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 तक कहाँ व्यस्त रहे? तो शोध कार्य में व्यस्त थे, यानी प्रयोगशाला में। ओके, रामविलास शर्मा का लेखन है। तो रामविलास शर्मा का लेखन इनमें से सभी है ना जी, 41 का इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तेरी क्या चाह रहा हो, माफी चाहेंगे। चलो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सामंती दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र कौन कौन से है? तो भारत और ईरान। ठीक, शर्मा जी के पुरस्कार की राशि किसे दान पुण्य दिया? तो भारत सरकार को दान पुण्य दिया। किसको दिया? भारत सरकार को दिया। रामविलास शर्मा बीए कब पास किए थे? तो ये जो है ना 1932 में किए थे। कब किए थे? 1932। आदिम का शब्द क्या है? आदिम माने अति प्राचीन ना, आदिम माने अति प्राचीन, कजी अति प्राचीन। चलो
हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद है। हमारा राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद है। क्या है? समाजवाद। समाजवाद का मतलब कथी होता है? किसमें समाज का अच्छा काम हो। जैसे चीन देखिए समाजवादी व्यवस्था पर चलता है, लेकिन भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। ओके, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चलता है। तो अगर राष्ट्रीय आवश्यकता का अगर पूर्ति हो सकता है तो वो है समाजवाद से। पुरानी संस्कृति में कौन नाता तोड़ती है? तो पुरानी संस्कृति कौन नाता नहीं तोड़ती है? नाता नहीं तोड़ती की बात कर रहा है ना, तो समाजवादी संस्कृति नहीं नाता तोड़ती है ना जी। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का अर्थ होता है बनावट की पहचान होता है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है जी? पहचान होता है। ओके, तो आपका 48वां क्वेश्चन जो है ना आपका खलास हो गया। कैसे हो गया? खलास हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे थे? तो वो 3 साल तक रहे थे। कितने? 3 साल। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है जी जीत मैं निखरत हूँ कि लेखक कौन है? तो कहिएगा पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे देखिए, बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? तो उनके गुरु ने बांधा। कथी? गांडा किसने बांधा? तो उनके गुरु ने बांधा। चलो आगे देखो, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? तो नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? तो इनके संपादक जो है ना रश्मि वाजपेयी है। कौन है? रश्मि वाजपेयी। जी जीत में निखरत हूँ। जी जीत मैं निरखत हूँ। निखरत बोल रहा हूँ मैं, निरखत हूँ है क्या है? तो ये जो है ना आपका साक्षात्कार है। कची है? साक्षात्कार है। ओके, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तो बिरजू महाराज के बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। आगे देखो बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो उनको जो है ना टोपी पहनने का बहुत शौक था। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थी? तो कपिल जी भी थी और लीला कृपलानी भी थी, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गया? तो वो जो है ना 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे तब मृत्यु हो गया। ओके, चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो बिरजू अपने पिता के साथ जो है ना मैनीपुर में किया था। कहाँ किया था? मैनपुर में। मैनीपुर का कचिया जी सागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। चलो, पंडित बिरजू महाराज है क्या थे? पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे। कथी थे? पंडित बिरजू महाराज साक्षात्कार किससे लिया गया है? तो रश्मि वाजपेयी से ना। किससे लिया गया है? रश्मि वाजपेयी से। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन कर रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वे जो है ना किसको सिखाते थे? सीताराम बगला को जो है ना क्या करते थे? डांस सिखाते थे। आगे देखो, नेपाल में बिरजू महाराज के कितने रिश्तेदार थे? तो नेपाल में जो है ना रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो झुमक लाल। कथी नाम था? झुमक लाल नाम था ना जी, झुमक लाल। ये वाला हो जाएगा। ओके, चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज का गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। कौन थी? उनकी माँ ही उनका जो है ना गुरुवाइन थी। ओके, सुनाई दे रहा है? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको इधर लगा लेते हैं। चलो अब फिर सुनाई देगा। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितना साल का था? 27 वर्ष के हो गए थे उस समय। ठीक, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो ये जो है ना 500 रुपये इकट्ठा किए थे। कितने? 500 रुपये। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है ना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। चलो
बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, यानी शिष्य मानते थे? तो उनका गुरुवाइन तो माँ थी ना, उनका गुरुवाइन कौन था? उनका गुरुवाइन माँ थी, है ना जी। उनका गुरुवाइन कौन था? माँ थी। तो अगर कहे इसमें कि अपना शिष्य किसका मानता था, तो पिताजी को अपना गुरु मानता था, गुरुवाइन अपने माताजी को मानता था, है ना जी। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? तो नाटक नाचने के रूप में, माने नर्तक थे। बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, सॉरी किस शैली के नर्तक है? तो कथकली, जो केरल में से बहुत ज़्यादा, ये तमिलनाडु, केरल, बंगला ये सब में ज़्यादा प्रचलित है ना जी। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो डुमराव से ना था जी। बिरजू महाराज का जो है ना, डुमराव से कि लखनऊ से? लखनऊ से। चलो, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना, फरवरी 1938 में हुआ था, 4 फरवरी 1938। पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिताजी जो थे ना, वो प्रसिद्ध नर्तक थे। कथी थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा जो कपिल जी से प्राप्त हुआ था। किससे हुआ था? कपिल जी से। बिरजू महाराज का संबंध है तो कथी से है जी? नृत्य से न थे, कथक नृत्य से। कथक नृत्य यानी सी नंबर हो जाएगा इसका। आगे चलो, 28 नंबर क्वेश्चन देखो। किस उम्र में बिरजू महाराज को नृत्य पारंगत हुआ? मतलब नृत्य कला पारंगत हो गया किस उम्र में? बताओ किस उम्र में नृत्य पारंगत हुआ था जी? 9 वर्ष न थे? 9 वर्ष, 9.5 वर्ष में तो उनका मृत्यु पिताजी का हो गया था। बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? तो रश्मि थी, रश्मि वाजपेयी। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के। कौन पीढ़ी के थे? 7वीं पीढ़ी के थे। ओके, चलो 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 चलो, 1 मिनट, एक है छूट रहा है ना। किसने शास्त्रीय नृत्य कला की गति और चमक प्रदान की? था बिरजू महाराज। कौन किया? बिरजू महाराज। चलो, 33 नंबर क्वेश्चन देखो। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनका अम्मा कहाँ चले गए थे? तो ये जो है ना, लखनऊ में चले गए थे। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने का किनका योगदान था? तो इसमें जो है ना, कपिल जी का सबसे ज़्यादा योगदान था। किसका? कपिल जी का। ऐसे तो माता पिता को शिष्य मानता था, लेकिन कपिल जी का जो है ना, योगदान था संगीत में जोड़ने का। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की जो है ना, लगभग 2 संतानें थी ना जी। चलो, बिरजू महाराज की चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कथी थे? चाचा थे। 38 देखो, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो अम्मा से सीखी थी। चलो, 39 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो वे जो है ना, 2 प्रोग्राम किए थे। कितना? 2 प्रोग्राम किए थे और 500 रुपये जो है जुटाए हुए थे ना। चलो, 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर कथी कर रहा है? बिरजू महाराज को तालीम किसने दी थी? बिरजू महाराज को तालीम मतलब शिक्षा किसने दी थी? तो माता पिता भी दिया था, एक और था जो संगीत से जोड़ा था, है ना जी। तो बिरजू महाराज को जो है ना, तालीम अगर कोई दिया था तो वो था बाबूजी। कौन थी? बाबूजी। तालीम देने वाला कौन था? पिताजी यानी बाबूजी। जिस जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में। चलो, पंडित बिरजू महाराज, आगे देखो। बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो इनसे जो है ना, लगभग 15 साल के बड़ी थी। कितना? 15। बिरजू महाराज क्या नहीं खाते
थे। तो बिरजू महाराज जो है ना आमलेट मछली नहीं खाते थे। आमलेट कहा जाता है अंडा को, है ना जी। चलो, बिरजू महाराज के पिता को कौन सा रोग था, मतलब बिरजू महाराज किस पिताजी जो थे किस रोग से ग्रसित थे, तो शुगर के रोग थे, शुगर के रोग से करते थे। ठीक। चलो, बिरजू महाराज से फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए, तो ये जो है ना 14 वर्ष की उम्र में आ गए थे। बैले क्या है, तब बैले यूरोपियन नृत्य है। क्या है? यूरोपियन। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिले, तो उनको जो है ना 250 रुपये मिले। कितना? 250। चलो, बिरजू महाराज 49 नंबर, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हो गई थी, तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग खुद देंगे। कभी देंगे आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो अशोक वाजपेयी के निम्नलिखित में कौन सी रचना है, तो कविता के जनपद ये जो है ना अशोक वाजपेयी जी के लिखा हुआ है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी। अविन्यो किसके लेखक है, तो अशोक वाजपेयी का ही है। ठीक। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो अशोक वाजपेयी ही ने किया था। अविन्य एक है साक्षात्कार है कि कहानी है कि ललित रचना है कि निबंध है, तो ये जो है ना ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। अविन्यो में था, तो अविन्यो में क्या था, तो अविन्यो में था पोप की राजधानी। अविन्यो में क्या था? पोप की राजधानी। पोप किसको कहा जाता है? पोप कहा जाता है पादरी को कहा जाता है, जो चर्च में पादरी होता है ना उसको पोप कहा जाता है। वेटिकन सिटी जो था, वेटिकन सिटी रोम में, उसके जो शासक को क्या पोप कहा जाता था, क्योंकि जब इटली का एकीकरण शुरू हुआ था ना, तो उस समय जो है ना वेटिकन सिटी के अंदर एक रोम शहर था, मतलब कहे तो देश था, वहाँ का जो शासक का नाम था क्या था? पोप था। ठीक। चलो, कार्थूसियन ईसाई संप्रदाय के विश्वास करता था। कार्थूसियन जो था ईसाई संप्रदाय का किसमें विश्वास करता था? मारपीट में तो करता नहीं था, फंसाने में करता नहीं था, झगड़ा में करता था, मौन में करता था। कथी में करता था? मौन में करता था। ओके। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीर्णोद्वार का अर्थ होता है, तो पुराने को नया करना। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? पुराने को नया करना। ओके। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, तो समवेत भी है, पहचान भी है, पूर्वग्रह भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। कथी हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ओके। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी ने किस सरकार के द्वारा ला सातरूज में रहकर काम करने का न्योता मिला था, तो फ्रांस सरकार में। कौन? फ्रांस सरकार में। ओके। कौन सरकार में जी? फ्रांस सरकार में। चलो, फ्रांस और यूरोप, एक मिनट, फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह वर्ष कहा जाता है, तो अविन्यो का। मतलब फ्रांस और यूरोप में ही होता है। फ्रांस यूरोप क्या है? एक जी महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। जैसे एशिया महादेश वैसे यूरोप महादेश। तो अविन्यो जो है ना एक लोकप्रिय रंग समारोह का वर्ष कहा जाता था अविन्यो को। अविन्यो एक मठ की तरह था। चलो, अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? अविन्यो में जो है ना किस युग के ईसाई मठ है, तो ये जो है ना मध्य युग के ईसाई मठ था। ओके। अविन्यो कहाँ स्थित है, तो अविन्यो जो स्थित है ना ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस, जो यूरोप में पड़ता है। रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी जो है ना ये आपका दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। रोन नदी के किनारे ही अविन्यो है। ठीक। अविन्यो के रचनाकार कौन है, तो ये जो है ना आपका अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। ओके। चलो आगे देखो। विलनव ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है, तो ये जो होता है अविन्यो का नया गांव। विलनव ल अविन्यो का अर्थ होता है अविन्यो का नया गांव। ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज जो है ना एक प्रकार का मठ ना था जी। ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज एक प्रकार का क्या था जी? क्या था? मठ न था, मठ। आंद्रे बेत्राम
क्या है? तो आंद्रे बेतराम जो है ना एक प्रकार का क्या है, ये कवि है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है जी? तो वेदांत से है, वेदांत दर्शन से। किससे है? वेदांत दर्शन से। विलनव और अविन्नो के बीच कौन नदी है? विलनव और अविन्नो के बीच कौन नदी है? तो रोन नदी है। कौन नदी है? रोन नदी है। ओके। आंद्रे बेत्रा, रेने सौ और पाल एलुआर ने अविन्नो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की थी? तो लगभग जो है ना इन लोग 30 कविताएं लिखी थी। कितना? 30 कविताएं की रचना की थी। अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे थे? तो ये जो है ना लगभग 19 दिन तक रहे थे। कितने? 19 दिन। अविन्नो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अविन्नो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो है ना आपका क्या कहें, यात्रा वृतांत ना जी। हाँ, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत। चलो, पिकासो क्या थे? तो पिकासो जो था ना चित्रकार था। पिकासो क्या था? चित्रकार। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ओके। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कितनी रचनाएं कर चुके थे? तो ये जो है ना कितनी रचनाएं किए थे जी? ये लगभग 35 कविता और 27 गद्य किए थे। 35 कविता और 27 गद्य किए थे। ला मादा मोलेज द अभिनय किसकी रचना है? तो ये जो है ना पिकासो तो चित्रकार था ना जी। विसेंट वैन गो, लियोनार्डो दा विंची, रविंद्रनाथ टैगोर, पिकासो। तो इसमें तो ये दो होगा नहीं, ये वाला पिकासो रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो है ना आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, यानी ये वाला होगा जी पिकासो। क्या? पिकासो, पिकासो ही होगा। ओके। लाल शतुर्ज का धार्मिक उपयोग कब और कब तक होता रहा? तो लाल शतुर्ज का धार्मिक उपयोग जो है ना 14वीं सदी फ्रेंच की क्रांति तक, फ्रांस की क्रांति तक। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में ना। 29 देखो, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिनयों में कितने दिनों के प्रवास के लेखक कितने दिन के गद्य की रचना की? तो 27 को गद्य, ठीक है, 27 को गद्य का रचना किया था। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तब फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है जी? तो ये अविन्यो रहा है। कची रहा? अविन्यो। अविन्यो क्या था? तो ईसाई मठ था। चलो, पिकासो की प्रमुख रचना है। तो अभी हम लोग लिखे हैं ना ऊपर, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं पिकासो की कौन थी रचना? अभी ऊपर पढ़े हैं ला मादा मोजेल द अविन्यो। कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता था, तब मौन में विश्वास करता था। ला शतरुज इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो इस पे जो है ना साधारण लोगों का कब्जा हो गया था, सॉरी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखो। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार को कहा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कथी कहा जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार ना था जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये तो भारत में मिलता है। यहाँ ऑफिसर ऑन द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, ये वाला जो था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, ये जो है ना फ्रेंच में मिला था। ओके। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये जो भारत में मिलता है ना। अभिनय किस नदी पर है? तो रोन नदी पर था। कच्ची पता? रोन नदी के किनारे ही अभिनय था, जो फ्रांस में पड़ता है। चलो, विनलव क्या था? तो एक छोटा सा गांव था। कथी था? विनलव एक छोटा सा गांव था। आगे, प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह होता था। कथी? रंग समारोह।
ठीक। आगे रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? तो अभिनव था। कथी था? अभिनव था, है ना जी, अभिनव ना था, अभिनव। चलो, लेखक कितने वर्ष में पहली बार अभिनव गए थे? तो 15 वर्ष। कितने वर्ष में गए थे जी? 15 वर्ष की 10 वर्ष? 10 वर्ष में गए थे। लेखक अभिनव का साथ लेकर गए थे। लेखक जो है अभिनव क्या साथ लेके गए थे? तो ये जो है ना पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे। कथी? टेप्स लेके गए थे। एक मिनट। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा गया है। भारत का कहे तो अरुणाचल को। चलो, धूम्र का अर्थ क्या है? तो धूम्र एक पेड़ पौधा है। क्या है जी? धूम्र एक क्या है? पेड़ पौधा है ना जी। धूम्र क्या है? एक प्रकार का पेड़ पौधा ना है जी। चलो, 45 देखते हैं। बियाबान का अर्थ क्या होता है? तो बियाबान का जो है ना अर्थ होता है शहर भी होता है, सुनसान भी होता है, तो यानी डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलो, 46 नंबर क्वेश्चन देखो। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभिनव का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधि पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग दीजिएगा। चलिए जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किसका रचना है? ठीक। तो ये जो है ना विनोद कुमार शुक्ल जी का है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है। ओके, एक मिनट थोड़ा छोटा कर ले हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है ना 1990 के दशक में प्राप्त हुआ था। 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नौकर की कमीज नामक उपन्यास यानी नोवेल किसकी रचना है? तो ये जो है ना विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है? विनोद। चलो, मछली है। तो मछली एक प्रकार की कहानी है। मछली एक प्रकार की क्या है? कहानी है। मछली एक प्रकार की कहानी है। झोले में कितने मछलियाँ थी? तो झोले में सबको पता होगा। ये क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा, झोले में कितने मछलियाँ था? क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। चलो, संतु काँप रहा था। तो संतु जो है ना क्यों काँप रहा था? तो संतु जो है ना ठंड के मारे काँप रहा था। जो मछली मर जाती है उनके आँख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा ऐसा कौन कहता था? तो ऐसा जो है ना दीदी कहती थी। दीदी कहती, कौन कहती थी? दीदी कहती थी। चलो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, मछली अभी काट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी काट जाएगी ऐसा किसने पूछा? तो संतु ने पूछा। किसने पूछा? तो संतु ने पूछा था। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी का है। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो मछली और गोश्त पिताजी खाते थे। मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये जो है ना पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात किन से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है ना जी, महाविद्यालय से ली गई है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीद लाए थे? तो 3। कहेगा झोले में कितने मछलियाँ थी? तो 3। ठीक। चलो, परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो परिवार में नौकर का नाम भग्गू था। क्या नाम था? भग्गू। नरेन कौन था? तो नरेन जो था ना दीदी का प्रेमी था। कौन था? दीदी का प्रेमी। मोहरा क्या था? तब मोहरा जो है ना नदी था। मोहरा कथी था? एक नदी था। चलो, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो उसके छोटे भाई का नाम संतु था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा पिताजी ने कहा। किसने कहा? ऐसा पिताजी ने कहा। चलो, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली जान बचाना चाहता था ना और कुएं में डालना चाहता था, तो उसने जो है ना कुएं में डालने के लिए लेके भाग गया।
पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने जो ना दीदी को मारा था। किसको मारा था? दीदी को। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो ये जो है ना भग्गू कर रहा था। कौन कर रहा था? भग्गू। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसमें जो है ना मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है ना। संतु नरेन आपस में कौन थे? तो संतु नरेन जो था ना आपस में भाई भाई था। चलो आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो ये जो है ना और राजनेता भी थे। क्या थे? राजनेता। विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है ना जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1973 ईस्वी को। चलो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था जी। राजनाथ छत्तीसगढ़। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो ये जो है ना 1994 से 1996 थे, यानी 2 साल तक रहे थे। शुक्ला जी कहानीकार संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी कार संग्रह है, माने कौन संग्रह से जो ये कहानी लिया गया है? तो ये कहानी जो है ना पेड़ पर कमला से लिया गया था ना। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? यानी इनको विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में किया था। 1997 में किया गया था। ओके आगे। लेखक अपने माता पिता से क्या मांगना चाहता था? तो ये जो है ना मछली मांगना चाहता था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो इनको जो है ना कौन मना किया था? तो माँ ने मना किया था। किसने मना किया था? माँ ने मना किया था। मछली लेकर कौन भागा? भग्गू कि संतु? मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। कौन भागा था? संतु। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ ने पीस रही थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो ये जो है ना इंदिरा गांधी में थे। इंदिरा गांधी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखो। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन था। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो वो जो है ना मकान के नीचे खड़ा हो गया था। संतु अचानक क्या लेकर भागा? तो मछली लेकर भागा। क्या लेकर भागा? मछली लेकर भागा था। 39 नंबर। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक है। कैसा है? सामाजिक कहानी है ना जी। सामाजिक है। 40 नंबर देखो। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थे? तो 2, 1 मर गई थी। चलो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो 1992 ईस्वी में मिला था। चलो मछली काटने के लिए क्या निकाला गया था? तो मछली काटने के लिए जो ना पाटा निकाला गया था। कथी निकाला गया था? पाटा निकाला गया था। ओके चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो है ना शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ओके चलो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? मतलब अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन नाम था। कथी था? शमसुद्दीन। चलो गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? किस नाम से किया था जी? तो ये जो है ना आपका यार जुलाहे नाम से किया था। कथी? यार जुलाहे नाम से। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी पर जो है ना मरण भी क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। चलो किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तब बिस्मिल्लाह खान का हुआ था। किसका जन्म? बिस्मिल्लाह खान। शहनाई से सुशीर
शहनाई से सुशीर वादो किसकी उपाधि है? शहनाई से सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? तो इसमें जो है ना शाह की उपाधि मिली है। कथी के? दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की शहनाई नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि से संपूरक है? तो ये हो जाएगा आपका प्रभाती की। किसका? प्रभाती की। एक मिनट। प्रभाती की। किसका? प्रभाती। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। यह कथन किसका था? तो बिस्मिल्लाह खान का था। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है जी? तो इसका शब्द का अर्थ होता है नसीहत माने शिक्षा देना। नसीहत मतलब सिखाना, शिक्षा देना। ठीक है। चलो, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सा विद्या है? तो ये जो है ना व्यक्ति चित्र है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह का। सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्ति है। तो शहनाई को। किसको? शहनाई को ना जी, शहनाई को। चलो, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो शहनाई से संबंध है। किससे? शहनाई से। चलो, नौबत खाने में इबादत पाठ केंद्र में है तो बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है सुशीर वाद्यों में गिना जाता है तो शहनाई को गिना जाता है। सुशीर वाद्यों में किसको गिना जाता है? शहनाई को गिना जाता है। ओके। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है तो काशी रही है। कौन रही है? तो काशी। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था जी? पैगंबर बख्श खां। पैगंबर बख्श खां नाम था, है ना जी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन, है ना जी। कमरुद्दीन नाम था। कभी नाम था? कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का परदादा का नाम था? परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन। उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह खां का मामा का नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तब डुमराव बिहार में हुआ था। काशी में ज़्यादा रहते थे। चलो, रसूलन बाई थी तो रसूलन बाई कौन थी? तो गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। ओके। चलो, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना जी अभिनेत्री थी। कथी थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ये जो है ना यतीन्द्र मिश्र की रचना है। किसका है? यतीन्द्र मिश्र। ये जो लिखा हुआ है यतीन्द्र मिश्र लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम 6 में हुआ था। 21 अगस्त 2006 में, सॉरी। चलो, कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम विश्वनाथ, सॉरी एक मिनट, हलवाई थी। कुलसुम कौन थी? हलवाई थी। चलो, कुलसुम कौन था जी? हलवाई था कि लेखिका? कुलसुम हलवाई थी। चलो, कुलसुम कौन था? हलवाई। चलो, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां का रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तब बालाजी के मंदिर में जाते थे। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरकट का प्रयोग किस विधा यंत्र में होता था? तब नरकट का प्रयोग जो है ना शहनाई में होता था। किसका होता था? शहनाई। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? तब भारत रत्न से अलंकृत किया था। किससे किया था? भारत रत्न से, है ना जी। चलो, 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? यतीन्द्र मिश्र किस आर्थिक पत्रिका का संपादन किया था? तो ये शहीद। कथी? शहीद। आगे, बिस्मिल्लाह खां के योगदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो किस दिन नहीं बजाता था जी? तो मुहर्रम के दिन नहीं बजाता था। ठीक। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़
का बुखार था। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है ना बिस्मिल्लाह खान का किसका बुखार था? तो फिल्म देखने का बुखार ज़्यादा था, खूब फिल्म देखते थे। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे नारी यानी रीड होती है क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था जी? तो नए कहा जाता था। कथी कहा जाता था? नए। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो उनको जो है ना 8 आना मिलती थी। कितना? 8 आना। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको जो है ना भारत रत्न से तो किया ही गया था, लेकिन साथ साथ जो है ना भारत रत्न से तो किया गया था यतीन्द्र मिश्र को, एक मिनट, बिस्मिल्लाह खां को ना भारत रत्न से किया गया था। यतीन्द्र मिश्र का इसमें पूछ रहा है। यतीन्द्र मिश्र को राजा पुरस्कार भी मिला था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला था, युवराज सम्मान, इनमें से सभी मिला था। क्या? इनमें से सभी। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के जो है ना पिताजी शहनाई बजाते थे तो मंदिरों में। कहाँ बजाते थे? मंदिर। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे नाम से। किस नाम से? यार जुलाहे। आगे, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन नाम था। कथी नाम था? शमसुद्दीन। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 1977 में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है ना अयोध्या में, यूपी में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। किस मुस्लिम पर्व? मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है ना संस्कृति का पाठशाला है। किसकी है? संस्कृति का पाठशाला। बिस्मिल्लाह खां के कौन से दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो ये जो है ना सच्चे सुर की नेमत की दुआ मांग रहे थे। सच्चे सुर की नेमत की दुआ मांग रहे थे। कमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था कमरुद्दीन नाम। ओके। 44, काशी में मरण भी माना जाता था तो मंगल माना जाता था, यानी शुभ माना जाता था। ठीक, चलो हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? 45 में क्वेश्चन रहता है। तब नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ। पक्का महाल क्या था? पक्का महाल क्या था जी? तो ये काशी विश्वनाथ के लगा हुआ इलाका था। ठीक। शहनाई की उपाधि किसे दिया गया था? तो शहनाई को दिया गया था। यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र का ना जी। यदा कदा किसका है? यतीन्द्र मिश्र का है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है यह कथन? किसका है जी? महात्मा गांधी का। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने करने और घर पर माता पिता को मदद देने के बगैर मूल सिद्धांत शामिल है। ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है ना महात्मा गांधी का है। किसका है? ये विचार किसका है? महात्मा गांधी का है। चलो, मैं चाहता हूँ कि सब देशों के संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी का है। ओके, क्योंकि चैप्टर ही महात्मा गांधी है। शिक्षा संस्कृति किसका चैप्टर है? शिक्षा संस्कृति किसका चैप्टर है? तो महात्मा गांधी का है ना जी। चलो कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति क्या करने की कोशिश करता है। बात समझ रहे हो? तो सुरक्षित नहीं रख सकता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके। आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य जो है ना भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? आर्य जो है कहाँ रहते थे? फिनिक्स था। एक मिनट,
फिनिक्स क्या था? तो फिनिक्स आश्रम था। फिनिक्स क्या था? आश्रम। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म के दिन, है ना जी। आगे 9 नंबर, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 1915 में आए थे ना जी। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो है ना लौट के आए थे। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पहला जो है ना सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? तो साउथ अफ्रीका में किए थे। भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? तो 1917 में किए थे। 1917 में कहाँ? तो बिहार में किए थे। कहाँ किए थे? बिहार में किए थे। ओके जी, चलो आगे देखो। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो सर्वोदय का कार्यक्रम जो है ना महात्मा गांधी ही चलाया था। ओके, चलो 11 नंबर क्वेश्चन, मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज का काम आप संभाल लेंगे, यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का। यह विचार किसका है जी? तो महात्मा गांधी का है। ओके, चलो आगे देखो। 12 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज की रचना की कौन किया था? तो महात्मा गांधी किया था। यंग इंडिया का स्थापना रचना भी यही किए थे महात्मा गांधी। हरिजन संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ठीक, चलो गांधी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है ना किसका प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य। यहाँ पे हर संस्कृति ही निवास करता है ना जी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर जो है ना किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है। चलो टॉल्स्टॉय किस देश के हैं? तो टॉल्स्टॉय जो है ना इटली के न थे कि रूस के? टॉल्स्टॉय जो है ना किस भाषा के? तो रूस के थे ना जी। टॉल्स्टॉय वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। गांधी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो गांधी जी है। महात्मा गांधी का जन्म को 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी को 1948 को। 30 जनवरी 1948 को बंदूक खाए थे, मर गए थे बंदूक की गोली से। कौन मारा था? कौन मारा था जी? कमेंट बताओ कौन मारा था, सबको याद होगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक, यंग इंडिया का स्थापना कौन किया था? तो गांधी जी ही किया था। लेकिन ये क्या था? तो ये पत्रिका था। यंग इंडिया क्या था? पत्रिका। अच्छा, यंग इटली कहे तो यंग इटली मेजिनी, यंग यूरोप मेजिनी 1831 और 34 में हुआ था ना जी। शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है? तो शेक्सपियर को नाटककार के रूप में माना जाता है। कभी के रूप में? नाटककार कवि भी था और नाटककार भी था, तो यानी दोनों। सी मार लो, दोनों। गांधी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो ये जो अहिंसक प्रतिरोध से तालीम माने शिक्षा होता है। ठीक, गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन न गए थे जी। गांधी जी लंदन गए थे, लंदन। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 15 में लौट आए थे ना जी। 15 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 15 में वहाँ से लौट आए, यानी भारत पहुँच गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1893 से 1914 तक। ठीक है, 1893 से 1914 तक। चलो, गांधी के 2 हथियार कौन थे? गांधी के जो है ना 2 हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था। कथी था? अहिंसा और सत्याग्रह था। ठीक, चलो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो अहिंसा। शिक्षा का माध्यम कर रहा था हस्तकला।
कथी होना चाहिए, हस्तकला। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उदात्त का शाब्दिक होता है श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, 30 जनवरी 1848 को, 1948 को सॉरी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको देख लेना, ठीक। आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा से। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास, तो ये जो है ना गांधी जी चाहते थे। कौन चाहते थे, गांधी जी चाहते थे। ओके चलो, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो शिक्षा संस्कृति से लिया गया है ना जी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता था, गांधी जी के, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे कौन, गांधी जी। गांधी जी का माता का नाम क्या था, तो गांधी जी के जो माता जी थे, ऐसे उनके पिताजी का नाम कहते थे मोहनदास करमचंद गांधी, और उनकी माता जी का नाम क्या था, पुतलीबाई, और उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। चलो 41 नंबर, कवायद का क्या अर्थ होता है, कवायद, तो कवायद का अर्थ क्या होता है, तो कवायद का अर्थ होता है जी ड्रिल और भाग दौड़ भी, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, कथी हो जाएगा, डी नंबर आंसर। बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए तो ऐसा विचार किनका था, तो ऐसा विचार जो है गांधी जी का था। ऐसा विचार किसका था, गांधी जी का।